हाय बच्चे, गुड मॉर्निंग। मैं नीरज पांडे, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नीरज विद मैथ जीएस। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्लास 9th का मैथ प्रश्नावली 1.2। और अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। अब स्टार्ट करते हैं, पॉइंट पे आते हैं। देखिए, इसमें पहला ही प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित अथवा निम्न सत्य अथवा असत्य है, कारण सहित बताओ। जो नीचे दिए गए हैं यह सत्य है या असत्य है, इनको कारण के साथ बताना है। तो देखिए लिखा है पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह सत्य है अथवा असत्य। तो देखिए बच्चों, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आप सभी जानते हैं संख्या रेखा पर क्या होता है कि संख्या रेखा पर वास्तविक यहां देखा जाए तो 1, यहां 2, यहां 3 और इसके बीच तमाम संख्याएं होती हैं। तो यहां देखा जाए इस प्रकार, इधर भी देखा जाए तो यहां परिमेय, अपरिमेय, पूर्ण, अपूर्ण और कह सकते हैं वास्तविक। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक सभी संख्याएं तो किसके अंतर्गत आती हैं, वास्तविक संख्या के अंतर्गत। यह पूरा संसार क्या होता है बच्चों, वास्तविक संख्या होता है। इसलिए इसके अंतर्गत सब आ रहे हैं। और यह क्या कह रहा है कि प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, अर्थात यह क्या हो जाएगा, सही। तो कारण में क्या लिखना है, कारण में लिखना है क्योंकि यह सत्य है। यह क्या है, सत्य है, सत्य है। अब कारण है आप लिखेंगे, यहां कारण लिखना हो तो कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे यह सत्य इसलिए है, यह सत्य इसलिए है क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत ही समस्त अपरिमेय संख्याएं आती हैं। क्लियर। अब अगला है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m का रूप का होता है, जहां करड़ी में m एक प्राकृत संख्या है। क्या है, प्राकृत संख्या है। यह कह रहा है, यह सत्य है कि असत्य है। संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु क्या कह रहा है, अगर यह कह देता संख्या रेखा का बिंदु कैपिटल करड़ी में m के रूप का होता है, जहां करड़ी में एक प्राकृतिक संख्या है, तो कुछ संभावना अलग होती। लेकिन यह कह रहा है प्रत्येक बिंदु कैसा है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु करड़ी में m के रूप का होता है, जहां करड़ी में m एक प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए बच्चों, यहां पर क्या है कि हम मान लेते हैं यह शून्य रहा, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, तो ये 1, ये 2, ये 3, तो इसके मध्य क्या होता है कि करड़ी में m के रूप का कह रहा है। तो यहां मानिए, तो यहां कहीं आपका करड़ी में 1 आया, फिर करड़ी में 2 आया, फिर करड़ी में यहाँ 3 आया, इस प्रकार से लेंगे। अब प्राकृतिक संख्या के अंतर्गत कौन आता है, केवल 1, 2, 3, 4 यही आते हैं, अनंत तक यही आते हैं बच्चों। अब इसके बीच में भी तो कुछ संख्याएं होंगी, इसके बीच में भी तो कुछ संख्याएं होंगी। और यह कह रहा है कि जितनी भी संख्याएं होती हैं वह सब क्या है, करड़ी में m के रूप की है, और करड़ी में m क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। इसलिए बच्चों यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे कि संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्या ही नहीं बल्कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। क्या लिखेंगे कि संख्या रेखा पर परिमेय, अपरिमेय, प्राकृतिक संख्याएं, संपूर्ण संख्याएं आती हैं, अतः यह क्या है, असत्य है। अब देखते हैं अगला बच्चों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय। अब यहां कह रहा है प्रत्येक, पूरी दुनिया क्या है, वास्तविक है। पूरी दुनिया क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। और कह रहा है उसके अंतर्गत कहीं कहीं क्या होता है, अपरिमेय होता है, इसके अंदर होता है अपरिमेय। और कह रहा है प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होगी। तो भैया ये असत्य है। ये क्या है, असत्य है। क्यों असत्य है,
कि अगर ऐसा प्रश्न होता कि सभी परिमेय या सभी परिमेय या सभी अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं तो सत्य होता। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या। तो भैया वास्तविक संख्या किससे मिलके बनती है, परिमेय अपरिमेय दोनों से मिलके बन रही हैं। यहाँ के केवल कह रहा है कि अपरिमेय संख्याएं होती, अतः यह क्या हो जाएगा, असत्य। यहाँ लिखेंगे कारण, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो यहाँ कारण लिखेंगे यह असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या के अंतर्गत अपरिमेय संख्या आती है, न कि अपरिमेय संख्या के अंतर्गत वास्तविक संख्या। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। मैं अब अगले सवाल की तरफ चलता हूं। देखिए बच्चों, अगला सवाल क्या कह रहा है कि क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल, क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल, आगे प्रश्न क्या है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। यहां तक नहीं, थोड़ा यहां लिखना चाहिए था इसको। क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यदि नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। यहां कह रहा है कि जो भी जितनी भी संख्याएं हैं, जितनी संख्याओं का वर्गमूल निकाला जा सकता है, वो सारी संख्याएं क्या अपरिमेय हैं, वो सारी संख्याएं क्या है, अपरिमेय ही है। तो ऐसा है या नहीं, अगर नहीं है तो उदाहरण दीजिए। देखिए बच्चों, इससे तो ऐसा अगर प्रश्न आ जाए तो मुझे जहां तक लगता है ऐसे प्रश्न में 100% उत्तर यही होता है कि आप हल करते समय यही लिखेंगे, पहले हल का उत्तर क्या हुआ, नहीं। क्या कह रहा है, क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, यहां से कुछ क्लियर नहीं। लेकिन आगे कह रहा है यदि नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए। यदि नहीं, वो खुद ही कह रहा है, इसका मतलब निश्चित है कि वो संख्याएं पूरी वर्गमूल सबका नहीं होता है अपरिमेय संख्याओं का, परिमेय संख्याओं का भी वर्गमूल क्या होता है, क्या कहते हैं, होता है। यहाँ पे ये क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो ऐसा नहीं है। सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय नहीं, परिमेय भी होते हैं, ऐसा भी है। इसलिए यह जो लिखा है क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय है, यह आपका गलत है। उसके बाद नहीं लिख दिए, फिर क्या लिखेंगे, यदि नहीं तो ऐसी संख्या का उदाहरण दीजिए जो परिमेय हो। तो ऐसी संख्या के उदाहरण आपको देने हैं। तो आप परिमेय संख्याओं को उदाहरण तो जानते हैं, परिमेय संख्याएं क्या है, जैसे 4 मान लिया जाए, 9 माना जाए, 25 माना जाए, 25 के बाद क्या मान लिया जाए, 36 माना जाए, 49 माना जाए, फिर 64 माना जाए, ऐसे करते चले जाइए। ये सब क्या है, आपकी परिमेय संख्या है। इनका वर्गमूल क्या निकलेगा, जैसे हम 4 का वर्गमूल निकालें तो 4 का वर्गमूल 2, 9 का वर्गमूल 3, 25 का वर्गमूल 5, 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7 और 64 का वर्गमूल कितना आया, 8। तो यहां हम दिखा सकते हैं कि लिखेंगे क्या सभी धनात्मक संख्याओं के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, तो हम लिखेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए 4, 9, 25, 36, 49, 64 जितना आपका मन हो, लेकिन 2-3 लिखना होता है बच्चों, बहुत मत लिखिएगा। तो आप लिख दीजिएगा उदाहरण के लिए ये संख्याएं हैं जिनका वर्गमूल आ रहा है 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, और ये सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय हैं। ये सभी संख्याएं क्या हैं, परिमेय हैं। ये सभी संख्याएं क्या है, परिमेय है बच्चों। तो इस प्रकार से ये आपका सवाल क्लियर होता है। अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है ये देखते हैं। तो देखिए बच्चों, अगला सवाल हमारा क्या है, वह संख्या रेखा पर निरूपित करने को कह रहा है। दिखाइए कि संख्या रेखा पर करनी में 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। कह रहा है करनी में 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। देखिए बच्चों, जब ऐसा प्रश्न आ जाए तो क्या करना है,
करड़ी में 5 कह दे, कोई भी संख्या कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको बस ये देखना है कैसे इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे हल करते समय सबसे पहले तो आप बच्चों क्या करिए, एक संख्या रेखा खींच लीजिए। खींच लिए, यहां पर कोई एक निश्चित बिंदु ओ ले लीजिए, यम ले लीजिए, जो आपकी इच्छा हो। यम ले लिए, हम क्या किए, इस पर एक संख्या रेखा खींचा और उस पर एक बिंदु एम लिया, या संख्या रेखा नहीं कह सकते, एक लाइन खींच लीजिए। क्या करिए, एक लाइन खींच लीजिए और इस लाइन पे क्या कर दीजिए, एक बिंदु एम ले लीजिए। यम लेने के बाद क्या करिए बेटा, आगे करिए कि इसको आगे 2 इकाई, कितनी इकाई, 2 इकाई, एक रहा ये और एक रहा ये। तो यहां से यहां मान लीजिए ये 2 इकाई है, इसको मान लीजिए बिंदु ए, इसकी दूरी कितनी है, 2। तो यम और ए, अब हम पहला स्टेप क्या किए कि एक लाइन खींचे, हम लाइन का नाम दे देते हैं ओ ओ डैश, क्या दे देते हैं, ओ ओ डैश। एक लाइन खींचा, लिखना हो तो लिख सकते हैं, ओ ओ डैश, एक रेखा खींचा, एक रेखा खींचा। नंबर 2 क्या लिया कि रेखा पर एक बिंदु, एक यम लिया। नंबर 3 हम क्या किए, यम ए बराबर 2 सेंटीमीटर या 2 मात्रक। ये क्या है, कर्डिम 5 का है तो 2 सेंटीमीटर मत लीजिए, मात्रक ले लीजिए। अब ये कर्डिम 5 मीटर है कि सेंटीमीटर है कि किलोमीटर पता नहीं, तो इसलिए यम ए बराबर 2 मात्रक लिखिए या इकाई लिखिए, 2 मात्रक। एम ए बराबर 2 मात्रक लिया। अब कहां पे लिए हैं, लाइन पे लिए हैं। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए बच्चों, अगला स्टेप आप करेंगे कि यहां ए को, ए से एक रेखा, एक लंब रेखा खींचिए। ए पर एक क्या कीजिए, लंब रेखा खींचिए, ए पर एक लंब रेखा खींचिए। तो हम क्या करेंगे, ए पर, या ऐसे लिख दीजिए अच्छा रहेगा, यहां यम, यहां टी ले लीजिए। तो हम क्या लिखेंगे कि यम ओ डैश लंब, क्या लिखेंगे, ए टी लंब किस पर है, यम ओ पर। देख रहे हैं बच्चों, यम ओ रेखा पर टी ए क्या है, आपका लंब है, तो टी ए लंब खींचा। चलिए खींच दिए। अब अगला स्टेप आपका क्या हो रहा है, अगला स्टेप 5वां देखिए। 5वां क्या करना कि ए को केंद्र मान करके एकक दूरी काट लीजिए। कितना काट लीजिए, एकक दूरी काट लिए बच्चों। अब ए से एक मात्रक की दूरी पर टी ए, क्या लिखेंगे, एक ए से एक मात्रक की दूरी पर टी ए पर ए एन लिया, तो ए एन ले लीजिए, यहां एन रख दीजिए बच्चों, एन रख दिए। उसके बाद क्या करना, अगला स्टेप आप करेंगे कि ए यम और एन को ऐसे मिला दीजिएगा। ये किससे करिएगा, पटरी प्रकार से करिएगा, मेरे जैसे हाथ से मत कर दीजिएगा। अब अगला क्या करेंगे, अगला हम लिखे यन यम को मिलाया, यानी यम को मिलाया। तो अतः त्रिभुज ए एन यम बन गया। क्या है, ए एन एम बन गई, एक त्रिभुज बन के तैयार हो गया। कहां त्रिभुज बना बच्चों, ये दिख रहा है त्रिभुज, ये दिख रहा है नहीं, ये त्रिभुज आपका दिख रहा है, जो जिसको हम रंग दिए हैं, ये त्रिभुज बना। अभी आपको ये त्रिभुज बना, अब ये जो दूरी आई, ये 2 रही, ये 1 रही। अगर इसको देखा जाए बच्चों तो 2 का क्या करेंगे, 2 का अगर हम वर्ग करें तो 2 दूनी 4 होता है। 2 तो ये क्या है,
दो क्या है, यह दो है। अब ये दो, ये प्लस एक, इसका हम कर दें तो ये 5 हो जाएगा। और दूरी क्या है, ये दूरी तो पूछ रहा है, तो आपको पता है कि कर्ण वर्ग बराबर क्या होता है, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग, यही होता है। तो कर्ण क्या है, यहाँ यमयन है, यहाँ क्या है, यमयन कर्ण है। तो यमयन कर्ण बराबर लंब कितना है आपका, एक, एक का वर्ग एक, और प्लस आधार कितना है, यमए, यमए मतलब दो, दो का वर्ग दो दूनी 4, तो 1 + 4 बराबर कितना हुआ बच्चों, 5। और यहां इसका वर्ग करना है, तो यमयन वर्ग करेंगे तो यमयन बराबर क्या हो जाएगा आपका, यमयन बराबर करड़ी में 5, करड़ी में 5। इस प्रकार से ये आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है। यहाँ क्या हो जाता है, यह आपका कंप्लीट हो जाता है। तो बच्चों फिर एक स्टेप और कर देना है आपको। यहाँ क्या कर देना है कि यहाँ यमयन के बराबर, यमयन यहाँ लिखेंगे, यमयन के त्रिज्या के बराबर, यमयन के त्रिज्या के बराबर बराबर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया जो यम ओ डैश को यहां से जब हम चाप लगाएंगे तो ये देखिए ऐसे काटेगा, ऐसे काटेगा ना बच्चों। तो यम ओ डैश को यहां रख लीजिए। अब क्या ले लीजिए, यल। तो यहां यल पर काटता है, यल पर काटता है। अतः क्या लिखेंगे, यम यल, अतः यम यल बराबर करड़ी में 5, यम यल बराबर करड़ी में 5, यम यल बराबर करड़ी में 5 संख्या रेखा पर निरूपित है। यही रहा बच्चों करड़ी में 5 को दर्शाने का तरीका। और यह बहुत आसान तरीका है। 2 बार 3 बार अगर आप कर लेंगे तो यह मुझे लगता है रट जाएगा, फिर आपको इसको पढ़ना नहीं है। ऐसे किसी भी संख्या का करना है, आप आंकड़ा निकाल लीजिएगा कि इसको कितने में, जैसे हम कह दे करड़ी में 7 को करने को लिए कह दे, करड़ी में 11 को कह दे, किसी भी संख्या को कहे कोई दिक्कत नहीं है, सबको आप कर सकते हैं। ये रहा। अब इसके बाद अगला है बच्चों, अगला सवाल क्या है आपका कि दिखाइए, हो गया, कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना कीजिए तथा क्रियाकलाप द्वारा क्या कह रहा है, कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना क्रियाकलाप द्वारा कीजिए। अब ये देखिए अगले एक सवाल इसका प्रश्नावली का एक और बच रहा है, इसको भी देख लेते हैं, फिर ये प्रश्नावली आपकी कंप्लीट हो जाती है। क्या कह रहे हैं कि कक्षा में वर्गमूल सर्पिल की रचना, क्वेश्चन 4, वर्गमूल सर्पिल रचना, वर्गमूल सर्पिल की रचना करनी है। अब देखिए वर्गमूल सर्पिल की जो रचना करनी है हम कैसे करेंगे, इसके लिए हमें क्या चाहिए कि अब जैसे जैसे बोलेंगे बेटा, जैसे हम पिछले वाले में लिखे हैं वैसे आपको लिख लेना है, जैसे बोलेंगे वही लिखना। रचना का ऐसे ही होता है, जो आप कर रहे हैं वही लिखना है। आप अपनी भाषा में लिखेंगे तो ज्यादा वेस्ट होता है। हम ये हमेशा मानते हैं कि किताबी कीड़ा बनने से बेहतर होता है खुद का दिमाग जागृत करिए, खुद क्या कर सकते हैं ये देखिए। क्योंकि कोई भी एग्जामिनर जो बैठता है वह यही पर रखना चाहता है कि आपके अंदर क्या है, आप किसी से जो पाए वही डायरेक्ट रख दिए, इसका मतलब आप अपना यूज नहीं किए दिमाग। लेकिन अपना अगर उसको बदल दिए तो टीचर को यह समझ में आता है कि बच्चा खुद का मेहनत कर रहा है, खुद का कंटेंट तैयार कर रहा है। तो देखिए बच्चों यहां क्या है कि वर्गमूल सर्पिल बनाना है, तो वर्गमूल सर्पिल बनाने के लिए पहले कोई एक बिंदु हम ले लेते हैं, कोई एक बिंदु ओ ले लीजिए। क्या किए, एक बिंदु ओ ले लिया। अब ओ लेने के बाद हम क्या करेंगे, एक दूरी, कोई दूरी लेकर के इसको हम खींच लिए। क्या कर दिए, इसको हम कोई दूरी लेकर के, या एकक दूरी है ले लीजिए जो आपकी इच्छा हो। अब इसको हम क्या कर दिए, खींच दिए, एकक दूरी लेकर के इसको हम खींच दिए। और जैसे ही खींचे बच्चों तो यह क्या हो गया, ओ से चल करके यहां एम तक मान लीजिए चला गया, या ए रखिए, क्या है सीरियल से रहे, ए तक चला गया।
अब क्या करना कि सर्पिल खींचना है ना, तो इस बिंदु पर ए पर क्या करिए, एक लंब खींचिए। तो आप लंब कैसे खींच सकते हैं? लंब खींचने का दो तरीका है, या तो आप प्रकार से करिए या तो फिर चांदा से करिए। प्रकार मतलब समझते हैं, गोलार्ध से। तो गोलार्ध से 90 अंश का कोण के साथ इसको खींचेंगे। गोलार्ध अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करिए, चांदा रख करके चांदे से खींच दीजिए। चांदे से खींचेंगे बच्चों तो इस प्रकार से यह आगे जाएगा। और जब आगे चला गया तो इसको ये ध्यान दीजिएगा, एकक लंबाई के जैसे इस पर लंब खींचना है, कितना खींचना है, एक मात्रक खींचना है, इससे ज्यादा नहीं क्या बहुत लंबा खींचते चले जाओ, एक मात्रक। उसके बाद इसको क्या कर दीजिए, इसको यहां से ऐसे मिला दीजिए, मिला दिए बच्चों। उसके बाद पुनः ये जी बिंदु बी मिला, बी पर भी आपको क्या कर देना है, लंब खींच देना है। तो लंब खींचेंगे बच्चों तो यहां इस प्रकार से ये आगे बढ़ेगा। जब आगे बढ़ा पुनः इसको क्या कर दीजिएगा, आप यहां से ऐसे इसको मिला दीजिएगा। फिर आगे ये तो थोड़ा मेरा देख रहे हैं लाइनें थोड़ी छोटी बड़ी दिख रही होंगी, लेकिन आपकी लाइनें एकदम बराबर होंगी, क्योंकि आप इसको 90 अंश के साथ खींचेंगे। हमारा हाथ से कर रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। अब अगला बच्चों, यहां पुनः सी बिंदु पर भी इस पर चांदा रख करके आप रखिए चांदा, और 90 अंश के साथ इसको भी खींच दीजिए। 90 अंश के साथ खींचेंगे तो यह आगे गया, आगे जाएगा। फिर इसको आप इसको ऐसे मिला दीजिए, पुनः इसको आगे ले जाइए, पुनः आगे ले जाइए, फिर इसको भी मिला दीजिए, फिर पुनः आगे ले जाइए, फिर इसको भी ऐसे मिला दीजिए, फिर पुनः आगे ले जाइए और इसको भी मिला दीजिए, फिर पुनः आगे ले जाइए और इसको भी यहाँ आगे ले आइए और इसको भी मिला दीजिए, फिर आगे ले जाइए, इसको भी मिला दीजिए, फिर आगे ले जाइए, इसको भी मिला दीजिए, फिर आगे अगर चलेंगे बच्चों तो ये यहां मिल जाएगा। इस प्रकार देख रहे हैं लाइनें छोटी बड़ी दिखी ना आपको, तो ये छोटी बड़ी इसलिए कि हाथ से हम कर दिए हैं बिना अंदाज के। अगर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख करके गोलार्ध और यहां से एकक लंबाई एक सीधी टेढ़ी कैसे लाइन खींचिएगा, एक बार क्या करिएगा, लाइन खींचिएगा और तिरछी जाए किधर भी जाए लेकिन सीध में रहे। ये नहीं कि लाइन टेढ़ी नहीं होनी चाहिए कि यहां से चलिए ऐसे फिर ऐसे चल जाए फिर ऐसे फिर ऐसे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। केवल ये सिधाई में होनी चाहिए, अगर गई तो ऐसे जाए। उसके बाद इस पर 90 अंश का कोण बनाते हुए इसको अगर खींचेंगे बच्चों तो यह आपका सर्पिल जो बनेगा वह एक वृत्ताकार बनेगा, एक वर्ग के रूप का बन जाएगा। यह कैसा बन जाएगा, एक वर्ग के रूप का बन जाएगा। जैसे एक छाता नहीं होता, छतरी, अम्ब्रेला, तो उसमें क्या होता है, सब क्या लगे होते, तीलियां लगी होती, तीलियों के आकार का गोला वृत्ताकार होता है, उससे उसी आकार की ये बन के तैयार हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपसे, तब तक के लिए सभी बच्चों का दिन मंगलमय हो।